अच्छा, अब चूंकि आप इसको एक दफा अटेम्प्ट कर चुके हुए हो तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे आप फंस रहे थे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे फंस रहे थे। चलो, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आई कैप के पास पेपर्स में एक दफा टेस्ट हुआ हुआ है। और ये बेसिकली दो क्वेश्चन थे, उसको मैंने कंबाइन कर दिया। द पर्पज वॉज टू सेट अ हायर बार, ताकि आप इस लेवल को जरा ध्यान में रखें कि यार इस तरह नहीं होगा कि कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस को पूछ लेगा आपसे। इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम विच यू हैव टू सॉल्व। अच्छा जी, क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या था जी। तकी अहमद इज वर्किंग एज डायरेक्टर मार्केटिंग विद ZTL फॉर लास्ट 25 years. डिटेल ऑफ हिज मंथली emoluments ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2022 आर एज अंडर। यहाँ पे बेसिक सैलरी, कन्वेंस, मेडिकल अलाउंस बताया हुआ है और इसके साथ में आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या थी जी? सैलरी इज ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑन 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके सोल्यूशन के ऊपर? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर फर्ज करें कि सैलरी है फॉर द मंथ ऑफ, हमारा जो टैक्स ईयर वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा? 30 जून 2022। ये जिस वक्त आपसे मैं वीडियो शेयर करूंगा तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ या जो सोल्यूशन और पेपर है वो आपको उस लिंक के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो अब ये जो जुलाई के मंथ में जो सैलरी एक्चुअली मुझे रिसीव होगी वो कौन से मंथ की होगी? वो जून 2021 की होगी, क्योंकि इस महीने की जो तनख्वाह होगी वो मुझे 10 जुलाई को मिल रही होगी। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। इसका इम्पैक्ट क्या है कि 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ, और जो जून के महीने की, जून 2022 के महीने की जो तनख्वाह होगी, जून 2022 की तनख्वाह, वो एक्चुअली मुझे किस मंथ में मिल रही होगी? वो जुलाई 2022 में। और जुलाई 2022 जो है वो मेरे टैक्स ईयर का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये कि जून के महीने की जो तनख्वाह है वो मेरी टैक्स कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि वो रिसीव ही अगले टैक्स पीरियड के अंदर हो रही है। लेकिन जो पिछले साल का जून है उसकी तनख्वाह मुझे इस साल में रिसीव हो रही है। ठीक है जी। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन सवाल में बताई हुई है, और वो क्या बताई हुई है कि 10% एनुअल इंक्रीज वॉज गिवन टू हिम इफेक्टिव 1 जुलाई ऑन ईच ऑफ द लास्ट 3 years। हर साल उसे कितना 10% का इंक्रीज मिल रहा है, और 10% का इंक्रीज अगर मिलता है और ये उसकी 2022 की एमोल्यूमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जून के एमोल्यूमेंट्स मुझे अभी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का तो उसने बताया हुआ है कि वो कितना है, लेकिन और ये 10% इंक्रीज ऐड करने के बाद होगा। तो इसका मतलब एक तनख्वाह इस टैक्स पीरियड के अंदर, इस टैक्स पीरियड में क्या होगा कि एक सैलरी होगी कौन से मंथ की? जून 2021 की, जिसमें 10% का इंक्रीज शामिल नहीं होगा, और 11 तनख्वाहें होंगी इस पीरियड की जिसमें 10% का इंक्रीज शामिल हो चुका हुआ होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो अब जो हमारे पास इस पीरियड में जो तनख्वाह है वो कितनी बताई हुई है? 4,40,000 पर मंथ। और ये अगर 10% इंक्रीज के बाद है तो फिर इसको मैंने रिवर्स करना है, यानी कि विदाउट इंक्रीज कितने पैसे बनते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? 4,40,000, अगर सैलरी 100 थी, इसमें 10 का इंक्रीज हुआ तो ये कितना हो गया? 110। तो ये जो 440 है ये किसके इक्विवेलेंट है? 110 के। तो 110 से इसको डिवाइड कर देंगे और कैलकुलेट करना है 100, यानी विदाउट इंक्रीमेंट। तो वो ये कितना आ जाएगा जी? 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जून के महीने की जो तनख्वाह थी वो कितनी थी? 4 लाख। तो एक सैलरी जो होगी वो कितनी अमाउंट की होगी? 4 लाख की। और बाकी जो 11 महीने हैं वो 4,40,000 इंटू 11। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई सबको? पहला प्रॉब्लम। तो अब अगर मैंने सैलरी का कैलकुलेशन बनाना है, बेसिक सैलरी, कन्वेंस, मेडिकल, इन चीजों की कैलकुलेशन बनानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना ये चाहिए कि मैं एक तो विदाउट इंक्रीमेंट कैलकुलेशन बनाऊं, जो कि बनेगी बेसिक सैलरी की कितनी? 4 लाख। कन्वेंस अलाउंस की कितनी? कन्वेंस अलाउंस के ऊपर कोई 5% 10% लगाना है हमने?
ये तो अलाउंस है, अलाउंस वाला रूल लगेगा। और इसके लिए 44,000, सॉरी 44,000 तो विद इंक्रीमेंट है ना, तो इसको भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40,000। और मेडिकल अलाउंस जो है वो उसके केस में भी 40,000। सो ये है विदाउट इंक्रीमेंट। और जो विद इंक्रीमेंट है वो आपको इसने सवाल में बताया हुआ है, वो कितना है, 4,40,000। ठीक है जी, 44,000 और 44,000। ठीक हो गया जी। तो अब जो सैलरी का कैलकुलेशन बनेगा वो ये कि एक तो ये अमाउंट्स आ जाएंगी, और दूसरा ये वाली जो अमाउंट्स है इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, और फिर इसको ऐड करके जो आंसर बनेगा ये मेरी सैलरी इनकम में जाएगा। क्लियर है जी सबको ये वाली बात? हाँ, किस पे लगाया ना इंक्रीमेंट? विदाउट वाले में तो ज़ाहिर है 40,000 होगा, विद में 44,000 होगा। किसका? अलाउंस का सैलरी से क्या ताल्लुक है यार? मैं स्विच में हाथ देने लगा हूं अपना। अब ये ना पूछना मेरा टैक्स से क्या ताल्लुक है। है, अलाउंस का सैलरी से ताल्लुक है ना यार, जो फिक्स है आपको अमाउंट मिल रही है उसका। मजाक किया ना, एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं है ना ये आपका। ओके, मैं रिजाइन देने जा रहा था अभी। चले जी, यहाँ तक क्लियर है जी सबको, एवरीवन? चलें आगे चलें। तो इसके लिए ये साथ में ना मैंने इस पे ये लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे ये कन्वेंस अलाउंस है, तो इसके लिए आपने स्लाइड रेफर कर लेनी है। तो ये दिस इज माय ओन माइंड वर्क कि ये जो कन्वेंस है ये बेसिकली स्लाइड नंबर 64 है। ठीक है, ये आप जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली आप फिर आराम से जब देखेंगे तो इसको देख लीजिएगा कि जो कन्वेंस अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये बिल्कुल टैक्सेबल इनकम का पार्ट होते हैं। और इसी तरह जो दूसरी यहाँ पे कैलकुलेशन है दैट इज अबाउट मेडिकल अलाउंस। और मेडिकल अलाउंस के केस में क्या करना है हमने, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो दिस इज स्लाइड नंबर 41। इसके ऊपर जाके आप एक दफा रिवाइज करेंगे कि ये जो मेडिकल अलाउंस है इट इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन ये एग्जाम्पशन किस वक्त अवेलेबल होती है, अगर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना मिल रही हो, सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिल रहा हो। ठीक है जी, तो अब जरा आगे देख लेते हैं क्या है। इन एडिशन टू अबव, Taki Ahmed has provided following information. He and his family members are covered under health insurance policy in accordance with terms of employment. तो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बेसिकली मेडिकल फैसिलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब मेडिकल अलाउंस भी आ गया और मेडिकल फैसिलिटी भी आ गई इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए अगेन उसी स्लाइड पे जाओगे और जाकर एक दफा इसको रिवाइज कर लेना कि फिर क्या ट्रीटमेंट होगा जी। ट्रीटमेंट क्या होगा कि आपका जो मेडिकल फैसिलिटी है ये वाला बेसिकली बोथ वाला है ना सिचुएशन इस वक्त जो अप्लाई हो रहा है। तो मेडिकल अलाउंस जो है ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, और जो मेडिकल फैसिलिटी है ये टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। अच्छा, साथ में अगर हम जो फिगर वर्क है जो मैंने सोल्यूशन आपसे शेयर करना है उसको भी टिक मार्क करते जाते हैं जो जो चीजें हमें समझ आती जा रही हैं। सो अब सैलरी का कैलकुलेशन बना के आप देख सकते हैं ना। तो ये फिगर चेक कर लेना सही बनी है कि नहीं बनी। ठीक है, सैलरी, कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, और जो मेडिकल का प्रीमियम पे किया है दैट इज मेडिकल फैसिलिटी, ये पूरे का पूरा क्या होगा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, तो इनकम में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ जी, सवाल मेरे से पूछना है, सवाल मेरे से पूछना, पूछ लो, पूछ लो, कोई बात नहीं। चाहे चाहे वो ऐसी ही बात क्यों ना हो कि अलाउंस का इससे क्या ताल्लुक, कोई मसला नहीं। आपने एग्जाम किया था, हाँ, लेकिन अगर 10% एग्जाम्प्ट किया था आपने, नहीं, लेकिन अगर साथ में मेडिकल फैसिलिटी होगी तो फिर अलाउंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा और फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैं स्लाइड आपको बता दी ना कि किस स्लाइड को रेफर करना है आपने। इस स्लाइड को रेफर करेंगे, इसमें ये सारी बताया हुआ है कि जब दोनों चीजें होंगी तो फिर कैलकुलेशन इस तरह से होगी। हाँ जी, इधर क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं है, चलो। ओके जी, तो ये मसला हल हो गया। During the year, daily allowance of rupees 4 lakh was received to meet expenses for working on assignment at ZTS factory located in Lahore and Multan. अच्छा जी, डेली अलाउंस है
नाउ इसके लिए कौन सी वाली प्रोविजन अप्लाई करनी है आपने, कौन सी प्रोविजन अप्लाई करनी है? प्रोविजन आपने अप्लाई करनी है क्योंकि ये अलाउंस आपको किस लिए मिला है? ऑफिशियल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऑफिशियल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मिला हो तो इस अलाउंस को क्या करते हैं? एग्जाम फ्रॉम टैक्स करते हैं। तो ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो गया जी डेली अलाउंस। तो ये जो डेली अलाउंस की अमाउंट है ये सारी की सारी एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी और सैलरी इनकम में आप कुछ भी नहीं लेकर आएंगे। हाँ जी, कोई सवाल? ठीक है, चलो। अच्छा जी, आगे क्या है? सो आई गेस यहाँ तक तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो मतलब आपके लिए हो जाए। वो ये क्या पूछ लिया हमारे से, ये तो बताया भी नहीं था। नेक्स्ट है जी, ऑन 31 जुलाई 2022 HR कमेटी अप्रूव्ड परफॉर्मेंस बोनस ऑफ फॉर ऑल एम्प्लॉइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 तक की रिसीव्ड 12 लाख एज परफॉर्मेंस बोनस ऑन 15 अगस्त 2022। तो अब ये 15 अगस्त की डेट चूंकि आपके टैक्स ईयर में फॉल नहीं करती, और जो बेसिस ऑफ टैक्सेशन हमने डिस्कस की हुई है वो क्या बताता है हमें? वो हमें ये बताता है कि सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें आप सैलरी को अक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर सकते हैं, और वो क्या था कि एरियर्स ऑफ सैलरी हो और कमिश्नर को आप नोटिस देंगे और उसको एरियर्स पे टैक्स करेंगे। तो ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है जी। सो इसको कैश बेसिस पे टैक्स होना है, तो अगर कैश बेसिस पे टैक्स होना है तो 15 अगस्त 2022 मेरे टैक्स ईयर में फॉल ही नहीं करता, तो इसलिए इसको मैं टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करूंगा। तो जो परफॉर्मेंस बोनस का अमाउंट है वो कुछ भी अमाउंट मेरी इस दफा टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा, ठीक है जी। हो गया, आगे चलें। ऑन 31 मार्च 2022, अच्छा ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है ना, ये इस पे आप कह सकते हैं कि जी ये तो बताया नहीं था, लेकिन इसमें भी कोई थ्योरेटिकली ऐसी चीज नहीं है कि जो ना पता हो आपको। ये पता सारा कुछ है आपको, लेकिन सिर्फ वहां पे जो एक कैलकुलेशन बनानी एग्जाम सिचुएशन में बैठ के, और इंटेंशनली मैंने इसको पहले एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि अगर ये मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा ना रूटीन के अंदर, तो आधे लोग क्या कर रहे होंगे, जमाइयां ले रहे होंगे और सो रहे होंगे कि यार ये पता नहीं कौन सी चीज एक्सप्लेन। अब आपको इसका सामना करना पड़ा है ना, अभी आपको समझ आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड यू विल आई मीन कैच द आइडिया। अच्छा जी, 31 मार्च 2022 को कोई इवेंट हुआ है? पहले ये बताइए मेरे टैक्स ईयर में फॉल करता है? 31 मार्च 2022 यस मेरे टैक्स ईयर में फॉल करता है। In recognition of completion of 25 years of his service with ZTL, the board of directors approved to waive the outstanding amount of loan taken by Taqi Ahmed. तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि अगर कोई अमाउंट वेव ऑफ हो गई, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, दिस इज एट स्लाइड नंबर 54, ठीक है जी। सो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, तो इसको क्या करते हैं आप? इसको टैक्सेबल इनकम में शामिल करते हैं, ठीक है जी। तो पहली चीज तो आपको ये याद रहनी चाहिए कि अगर कोई लोन, एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ था और एम्प्लॉयर ने माफ कर दिया, तो जितनी अमाउंट माफ हुई है वो क्या होगी? वो सैलरी इनकम में जाएगी, ठीक है जी। दिस इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ रुपीज 25 लाख वॉज टेकन ऑन 1 जनवरी 2019। अब अगला स्यापा ये है कि ये लोन 31 मार्च को नहीं लिया आपने, ये कब लिया? ये तो पुराना लोन है, और कितनी अमाउंट का है? 25 लाख रुपए का। तो अब इसको क्या करें? तो इसकी एक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, यानी 25 लाख रुपए का लोन है, ठीक है जी, और 1 जनवरी 2019 को आपने लिया है। बहुत पुरानी बात है, हम तो इस वक्त किस किस डेट में जिंदा रह रहे हैं? 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। तो पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो डिसीजन हुआ है ये 31 मार्च 2022 को हुआ है, और उस डेट को जो लोन था वो आपको क्या किया गया? वेव ऑफ। तो पहले तो इस तारीख तक पहुंचे ना कि आउटस्टैंडिंग कितना था 31 मार्च को, ठीक है जी। ओके जी, सो ऑन 1 जनवरी 2019 एंड वाज रीपेबल इन 50 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स
कमेंसिंग फ्रॉम मई 2019। अब आपने जो रीपेमेंट करनी है वो 50 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। 50 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स नहीं तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की होगी? कैसे करेंगे? 25 लाख को डिवाइड कर दें 50 से, तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी। कितनी आती है? 50,000। तो 50,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनती है जो आपने पे करनी है। ठीक है जी। और कब से पे करना शुरू करनी है? सबको पता चल रहा है कब से पे करना शुरू करनी है? मई 2019 से। तो अब इसका मतलब यहां से आगे महीने काउंट करने शुरू करने पड़ेंगे आपको कि मई 2019 में आपने इंस्टॉलमेंट पे की, फिर उसके बाद मई के बाद क्या आता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद कौन सा साल आ जाएगा? कैलेंडर ईयर 2020। उसमें स्टार्ट होगा जनवरी से लेके दिसंबर तक। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 2021। ये स्टार्ट होगा जनवरी से लेके दिसंबर तक। फिर आ जाएगा 2022, ये जनवरी से लेकर मार्च तक। तो इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हुई है भाई। ठीक है जी। तो अब ये इंस्टॉलमेंट अगर काउंट करनी हो तो ये तो सिंपल है, ये तो 12 बनेंगी, पूरा साल है, ये भी पूरी। हाँ ठीक है, लेकिन ये मंथ आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो ये कितने बनते हैं? ये 8 महीने बनते हैं। हाँ जी, कोई पीछे तो नहीं रह गया समझने में? क्लियर है? अब आ गया 2022। इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में तो डिसीजन हुआ है कि लोन वेव ऑफ करना है, तो इसका मतलब आपको पहले ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि ये डिसीजन कब हुआ? मार्च के एंड में। तो अब सवाल ये है कि क्या मार्च की इंस्टॉलमेंट पे हुई या नहीं हुई? हो गई है। ये कैसे पता चला? तो हो सकता है इंस्टॉलमेंट पे करके जो बचा हो वो हुआ। तो अब व्हाट आई एम सेइंग इज कि हो सकता है बाद लोगों के दिन में कंफ्यूजन आए, लेकिन बाद लोगों के दिन में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि मार्च की इंस्टॉलमेंट क्या पे हुई या नहीं हुई, क्योंकि मार्च में तो उन्होंने लोन माफ कर दिया 31 मार्च को। तो इसके लिए आपको एजम्पशन ये लेना पड़ेगा कि क्या हम हर महीने की पहली तारीख को इंस्टॉलमेंट पे करते थे या आखिरी तारीख को। अगर तो आखिरी तारीख को पे करते थे तो फिर मार्च की इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, और अगर पहली तारीख को पे करते थे तो फिर इसका मतलब है कि मार्च की इंस्टॉलमेंट पे हुई है। ठीक है जी। सो इसको बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट इन एडवांस है या इंस्टॉलमेंट इन एरियर है। ठीक है। सो हम एज्यूम करेंगे कि इसको इन एडवांस है, क्योंकि एग्जामिनर ने भी यही एजम्पशन लिया हुआ है। तो इसमें इस साल में कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी? 3, जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनती हैं। ठीक है जी। तो 12 और 12 24, बल्कि इसको जमा करें तो ये 20 और कितना हो जाता है? 35। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? अगर 35 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 35 से, तो पता चल जाएगा कितना पे कर दिया। कितना बना? 17,50,000। ये अमाउंट वो है जो आपने रीपे कर दी है। तो अब आउटस्टैंडिंग कितनी है? तो 25 लाख में से माइनस कर दें 17,50,000। तो मैं 25 लाख में से माइनस कर दूंगा 17,50,000। कितना बचेगा? 7.5 लाख। तो ये वो 7.5 लाख अमाउंट है जो एक्चुअली उसके एम्प्लॉयर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हम इसको क्या कर रहे हैं? माफ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अमाउंट वेव ऑफ को क्या करना है? टैक्सेबल इनकम में लेकर जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 लाख रुपए के साथ क्या सलूक होगा? लोन वेव्ड ऑफ। ये 7.5 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएंगे सैलरी इनकम में। ठीक है जी। बिल्कुल होगा, अप्लाई होगा, बिल्कुल वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। पहले अभी इसमें दो चीजें हैं ना, एक लोन माफ हुआ है और दूसरा फीचर क्या है इसी क्वेश्चन का
कि ये जो लोन था इसमें एक और प्रॉब्लम था। वो क्या प्रॉब्लम था? कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन था, और अगर इंटरेस्ट फ्री लोन हो तो फिर हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? तो इसको आप रिवाइज करेंगे एक दफा जाके स्लाइड नंबर 42 के ऊपर, कि इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ हम क्या करते हैं कि बेंचमार्क रेट पे मार्कअप कैलकुलेट करते हैं और उस मार्कअप को इनकम में शामिल करते हैं। ठीक है जी। अब बेंचमार्क रेट कितना है? 10%। तो 10% से मार्कअप कैलकुलेट करना पड़ेगा किस अमाउंट के ऊपर? जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी ड्यूरिंग माई टैक्स ईयर, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी ड्यूरिंग माई टैक्स ईयर। मेरा टैक्स ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है? हाँ, भूल गए? 1 जुलाई 2021 यहां से मेरा टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहां पे कहीं पे जुलाई 2021 आ रहा होगा और यहां से मेरा टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये वाली जो एडजस्टमेंट है ना, इसमें इसमें मिस्टेक्स के ऊपर हम मार्किंग थोड़ी सी सॉफ्ट रखेंगे, क्योंकि ये वाकई एक ऐसी एडजस्टमेंट है कि मतलब इससे ज्यादा हो नहीं सकता। इससे ज्यादा एग्जामिनर ये कह सकता है आपको कि आप डेली इंस्टॉलमेंट पे किया करते थे कुछ। तो इसका मतलब ये है कि आपके लोन की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हर रोज चेंज हो जाती है, क्योंकि 10% बेंचमार्क रेट किस पे अप्लाई करना है आपने? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ना। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जब भी चेंज होगी आपका, इसका मतलब ये है कि मार्कअप का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे पहले ये पॉइंट अंडरस्टैंड करें, पहले ये चीज अंडरस्टैंड करें कि अगर 1 जुलाई 2021 को मैं ये कह रहा हूं कि 20 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है और ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग है, पूरा साल क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो इसके ऊपर मार्कअप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दें 10% से। दिस 10% इज पर एनम। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो मार्कअप की कैलकुलेशन है दैट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कितनी आएगी? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए इसलिए क्योंकि 20 लाख रुपए पूरा साल क्या था? आउटस्टैंडिंग था। लेकिन अगर मैं कहूं कि आधे साल के ऊपर आके आपने 2 लाख रुपए पे कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि अब क्या हुआ? आधा साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 20 लाख। और आधा साल जो आउटस्टैंडिंग था वो कितना था? 18 लाख। तो अब मार्कअप का कैलकुलेशन कैसे होगा कि इसका 10% होगा पहले। 20 लाख भी तो आउटस्टैंडिंग है ना ड्यूरिंग द ईयर, आधे साल के लिए। लेकिन जो जवाब बनेगा उसको क्या करना है? 6/12। और ये जो मार्कअप होगा ये भी आधे साल के लिए है, तो इसको करेंगे इंटू 10% इंटू 6/12, जितने महीने के लिए वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी उस महीने के लिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90,000। तो ये बेसिकली मार्कअप की अमाउंट बनेगी 1,90,000। बेंचमार्क रेट पे जो मार्कअप बनेगा वो 1,90,000 बनेगा। ये जो मैंने इस पेज पे लिखा है किसको नहीं समझ आया? हाँ, नहीं समझ आया? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जब समझ नहीं आ रहा तो ये कोई मसला नहीं है, ये बेसिकली मेरा मसला है कि मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोबारा से सुने। ये दो डिफरेंट सिनेरियोज मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दो डिफरेंट सिनेरियोज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला सिनेरियो ये है कि जिसमें आपको ये सवाल बता रहा है कि जी 20 लाख रुपए का लोन है, 1 जुलाई को आउटस्टैंडिंग था, 30 जून तक आउटस्टैंडिंग रहा, तो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा। तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपने 10% पर एनम का रेट अप्लाई कर देना है। ये जो 10% पर एनम लिखा है इसका मतलब ये है कि ये पूरे साल के लिए अगर आउटस्टैंडिंग थी तो 10% पर एनम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बेंचमार्क रेट पे मार्कअप कैलकुलेट हो गया 2 लाख रुपए। लेकिन अगर सवाल में ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ये लोन रीपे भी होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं है। तो ये जब चेंज होती है आपको तब मार्कअप की कैलकुलेशन दोबारा बनानी पड़ेगी। सो सेकंड सिनेरियो में हमने क्या एज्यूम किया? सेकंड सिनेरियो में हमने कहा कि ये 20 लाख रुपए का लोन है जो कि आधे साल के बाद आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, कितनी अमाउंट की? 2 लाख रुपए की। तो आधे साल बाद जो आउटस्टैंडिंग बचा वो कितना बचा? 18 लाख। ठीक है जी।
तो अब ये जो आधा साल है इसके ऊपर मार्कअप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करें 10% से, लेकिन ये 10% किसके लिए? पूरे साल के लिए। मैं भी पूरे साल का तो मार्कअप कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आधे साल का कर रहा हूं। तो इसलिए इसको 6/12 करेंगे कि जितने महीनों का आप कैलकुलेशन बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट विल बी 1 लाख। और इसी तरह 18 लाख का जो अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग है फॉर 6 मंथ्स, तो अगेन बाकी के 10% 6/12। ये बात समझ आ गई जी सबको? डन। अब अगर मैं ये कहूं कि मंथली इंस्टॉलमेंट पे होती है 1-1 लाख रुपए की, तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना था? 20 लाख। और पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी कितने की? 1 लाख रुपए की। तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 19 लाख। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे होगी तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया? 18 लाख। अब इसका मतलब हर महीने अगर इंस्टॉलमेंट पे हो रही है तो मुझे मार्कअप का कैलकुलेशन हर महीने बनाना पड़ेगा। सो हर महीने अगर बनाना पड़ेगा तो ये कितना बनता है? ये इस महीने के लिए जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो कितनी थी? वो थी 20 लाख इंटू 10%, लेकिन ये होगा 1/12, क्योंकि ये एक महीने का सिर्फ मार्कअप कैलकुलेट कर रहे हैं आप। ठीक है जी। इसी तरह ये जो 19 लाख की अमाउंट थी ये कितने अरसे के लिए आउटस्टैंडिंग थी? एक महीने के लिए। तो 19 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 1/12। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, 12 मार्कअप के फिगर्स बनेंगे जिसको क्या करना होगा? ऐड करके आप कैलकुलेट करके ये जो बनाएंगे दिस इज मार्कअप ऑन एट बेंचमार्क रेट। ठीक है जी, समझ आ गई? अच्छा, अब आपने करना ये है कि ये सोल्यूशन जिस वक्त हम डिस्कस कर चुकेंगे तो इस सोल्यूशन को देख के एक दफा इसको सॉल्व करना है। मतलब सोल्यूशन को देख के, ये नहीं कि देख देख के करना है, मतलब सोल्यूशन को देख लिया आप इसको साइड पे रख दो, अब उसको सॉल्व करो खुद से। ठीक है, अपने हाथ से। ये तब भी इसमें गलती का चांस होगा। अच्छा जी, तो अब ये कैलकुलेशन हम कैसे बना रहे हैं? ये कैलकुलेशन अब हम ऐसे बना रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे एक टेबल आपके उसके लिए कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी मई 2019 से। हमने कहा कि पेमेंट इन एडवांस यानी कि हर पहली तारीख को पे होता है, तो ये आउटस्टैंडिंग चलता जा रहा है। हम पहुंचेंगे, हमारे लिए रेलिवेंट टाइम कब शुरू होना है? जुलाई से जून, ये हमारा रेलिवेंट पीरियड है। यानी कि जो हमारा टैक्स ईयर बनता है वो कब से कब बनता है? कब से कब बनता है? जुलाई, वो स्टार्ट होता है जुलाई से जून तक। ठीक है। तो जुलाई के वक्त जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन रही है वो कितनी आ रही है जी? 11,50,000। एक महीने बाद फिर इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, फिर पे हो रही है, फिर पे हो रही है, ये इंस्टॉलमेंट्स पे होती जा रही। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट हर महीने क्या हो रही है? चेंज हो रही। जी हाँ, पेपर में दोबारा बोले। सही की थी, चले जबरदस्त। अभी मैंने देखे नहीं, आपके सॉल्यूशंस देखे नहीं है। अच्छा जी, सो अब सुने सुने सुने, ये जो 11,50,000 आउटस्टैंडिंग था इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से इंटू 1/12, ये एक मार्कअप की अमाउंट आएगी, फिर ये मार्कअप की अमाउंट आएगी, फिर ये मार्कअप की अमाउंट आएगी। इससे आगे हमने मार्कअप कैलकुलेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोन की अमाउंट कितनी हो जाती है इससे आगे? 1 मिलियन से अप टू 1 मिलियन हो जाती है। तो जब लोन का अमाउंट 1 मिलियन हो जाए तो फिर हम बेंचमार्क रेट अप्लाई नहीं करते। ये पढ़ा हुआ है ना हमने यहाँ पे, सो above इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लोन अप टू 1 मिलियन। तो यहाँ पे तो ये अप्लाई नहीं करना। तो इस तरह से आप बनाएंगे मार्कअप का कैलकुलेशन। इसको जरा तसल्ली से आपने देखना है कैलकुलेशन को, और फिर जो चीज समझना है तो वो फिर आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो ये सोल्यूशन मैं शेयर करूंगा, ये जो टेबल है इसको देख लेना। आप अगर आप किसी और मेथड से बना सकते हैं कैलकुलेशन, मतलब ये टेबल नहीं बनाना चाहते आप अपने दिमाग से खुद ही सोचें, तो उस तरह भी बना सकते हैं कैलकुलेशन, उस तरह भी बना सकते हैं आप। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें अगली एडजस्टमेंट क्या है। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड 1 लाख फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स ऑफ ZTL। बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के अगर कोई पैसे मिल रहे हैं तो इसका हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा? क्यों, क्या था? पहली एक रीजन तो ये है कि ये तो डायरेक्टरशिप ऑफ एनी ऑफिस यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो एज ए डायरेक्टर की हैसियत में क्या होगा।
तो इस मीटिंग के उसको अगर पैसे मिल रहे हैं किसी डायरेक्टर की हैसियत में, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो उसकी सैलरी इनकम एम्प्लॉयमेंट में आता है। और चूंकि ZTL से मिल रहे हैं तो यहाँ पे तो वेरी क्लियरली अगर वो ये एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से आ रहे हैं पैसे, तो इसका मतलब ये सैलरी इनकम में जाएंगे। तो ये जो 1 लाख रुपया है इसका हेड ऑफ इनकम सैलरी होगा, इसमें कोई एग्जेम्पशन है नहीं। ठीक हो गया जी, यहां तक आसान है। ओके, सो मार्कअप का कैलकुलेशन ये आप देख लेंगे। उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स की जो फीस है ये भी आ गई, 1 लाख रुपए। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स विदहेल्ड बाय ZTL फ्रॉम हिज सैलरी 20 लाख रुपए। सो टैक्स विदहेल्ड इसकी बेसिकली हमें जरूरत कहाँ पड़ती है, वो जिस वक्त हम ये अपना कैलकुलेशन बनाते हैं और विद होल्डिंग टैक्सेस लिखने होते हैं, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा विद होल्डिंग टैक्स। हाँ हाँ, पूछ लो यार, जिसको नहीं सब पूछ लो ना, कोई मसला नहीं। हाँ, कौन सा फिगर? 20 लाख रुपए का? 20 लाख रुपए का फिगर तो गिवन है ना एक सवाल में। हाँ, कौन सी एंट्री? अच्छा, यानी इन्होंने सवाल में ओमिट कर दिया सॉल्व करते हुए। चलो ठीक है, वो तो आपका चश्मा वगैरह को लगवाए ना, इसका मेरे से तो प्रॉब्लम का ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू टैक्स ईयर 2021 इज एज अंडर। तो इसको हमने किल कर दिया, इस इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट को भी किल कर दिया। अब बाकी आगे कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको किल करेगी। Taki has given his house on rent to his cousin at annual rent of 15 lakh. The rent was inclusive of amenities, utilities, 25,000 per month. इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा जी, देखें, जिस वक्त रेंट की अमाउंट में शामिल हुई भी हो इंक्लूसिव ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज के कोई पैसे हैं, तो इस अमाउंट को अलहदा कर देना है और रेंट की अमाउंट को अलहदा करना है आपने। अमेनिटीज यूटिलिटीज को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाना है, इसको प्रॉपर्टी इनकम में लेकर जाना है। ये तो पता है ना सबको? क्यों जी, सबको पता है ये बात? ओके, सो इसके लिए आप एक दफा रेफर कर लेंगे, जिसको नहीं पता वो ये स्लाइड नंबर 73 है, इसको एक दफा आप रिवाइज कर लेंगे। सो इट सेज के अमाउंट ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग, इसका जो हेड ऑफ इनकम है वो कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अब इसका मतलब ये कि मुझे इस 15 लाख में से पहले ये 25,000 पर मंथ वाली अमाउंट को क्या करना है? अलहदा करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलहदा करता हूं तो ये कितना बनता है? 25,000 इंटू 12, कितना? 3 लाख। और 15 लाख में अगर ये शामिल था, ये 15 लाख एनुअल रेंट की अमाउंट है, देखें जरा, एनुअल रेंट है ना 15 लाख, ठीक है, जिसमें शामिल है अमेनिटीज यूटिलिटी। इसका मतलब ये कि 12 लाख रुपए वो रेंट की अमाउंट है जो वो अपने कजन से ले रहा है। जी, होगी, वो भी सेंटेंस मैंने पढ़ा नहीं ना, आगे मैं अभी वो सेंटेंस पढ़ने लगा हूं। अभी तो मैं सिर्फ इसकी वजाहत दे रहा था कि अमेनिटीज यूटिलिटीज को अलहदा करना है। However, annual rent of similar house with same amenities utilities in the vicinity is 18 लाख। और ये फेयर मार्केट रेंट की आपको तफसील बताई हुई है कि 18 लाख रुपए होते हैं आमतौर पे इस तरह के घर के। तो अगर इसमें से 3 लाख अलहदा कर दिए जाएं तो बाकी कितना बचता है? 15 लाख। इसको कंपेयर करना होगा किसके साथ? एक्चुअल रेंट के साथ। और जो हायर अमाउंट होगी वो किधर चली जाएगी? प्रॉपर्टी फ्रॉम इनकम में चली जाएगी। ठीक है जी, गॉट दिस? ओके,
अच्छा जी, अब चूंकि ये बिल्डिंग है तो इसलिए इसका बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस भी आपने जरूर बनाना है। 1/5 इसका करेंगे। तो अब मैं जरा उस एडजस्टमेंट के ऊपर चला जाता हूँ जहाँ हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है जी। सो रेंट के अंदर शामिल होगा रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट, अनएडजस्टेबल एडवांस। तो यहाँ पे सवाल में सिर्फ और सिर्फ रेंट ही है, जो 15 लाख अभी हमने वर्कआउट किया। इस 15 लाख में से माइनस करना है आपने जरूर बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस, चूंकि ये बिल्डिंग है, और ये 1/5 होगा इस अमाउंट का। तो ये आ गया यहाँ पे 3 लाख। ठीक है जी। और कोई एक्सपेंस आपको नहीं दिया हुआ, तो ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम बन गई 12 लाख। अब आ जाए आप प्लॉट ऑफ लैंड पे। ऑन 1 जुलाई 2021 तकी बोरोड 80 लाख फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड एंड एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड। और 65 लाख रुपए का 80 लाख में से 65 लाख का उसने प्लॉट खरीद लिया। ही इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द लोन इन बिजनेस वेंचर। द अबव लोन कैरीज मार्कअप 12% पर एनम। ना ये जो मार्कअप है ये अलाउएबल एक्सपेंस है या नहीं, इसको आपने एक दफा जाकर स्लाइड्स के ऊपर तलाश करना है कि क्या मार्कअप एक्सपेंस है या नहीं है। ठीक है। सो कोई भी प्रॉपर्टी जिसको खरीदने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर कोई आपने लोन लिया है, तो फिर वो आपको उसका जो मार्कअप है वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है। इसका मतलब ये कि आपने ये जो प्लॉट ऑफ लैंड से रेंटल इनकम आएगी, उसके ऊपर जो मार्कअप है वो एक्सपेंस के तौर पे लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आइटम क्या है। ऑन 1 अगस्त 2021 Taki decided to sell plot of land to Zulfikar Motors for 10 million and received a deposit of 5 lakh from them. On 15 अगस्त 2021 Taki forfeited the deposit. So ये forfeited deposit है। forfeited deposit रेंट इनकम का पार्ट होता है, लेकिन ये लैंड पे है, तो लैंड के केस में होता है। हाँ, होता है। ठीक है। ठीक है जी। सो forfeited डिपॉजिट, देखें क्या लिखा हुआ है, forfeited डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, दोनों वर्ड लिखे हुए ना। तो इसका मतलब forfeited डिपॉजिट को मैं बिल्कुल रेंट का पार्ट बनाऊंगा। तो अब जो सोल्यूशन है उसमें जरा टेक कर लेते हैं अमाउंट्स। तो जो रेंट की अमाउंट है उसमें ये forfeited डिपॉजिट लैंड के केस में 5 लाख रुपए आएगा। हम्म। क्या चीज? वो अभी आगे इन्फॉर्मेशन आगे आएगी ना, रेंट की इन्फॉर्मेशन आगे है। अच्छा जी, forfeited डिपॉजिट हो गया। ऑन 1 सितंबर 2021 तकी लेट आउट द प्लॉट ऑफ लैंड टू हिज फ्रेंड आतिफ एट मंथली रेंट ऑफ 1,50,000। तो मंथली रेंट कितना है जी? 1,50,000। ही रिसीव्ड अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। अनएडजस्टेबल एडवांस को क्या करते हैं, 1/10 करके लाते हैं, लेकिन ये सिर्फ किस केस में, प्रॉपर्टी बिल्डिंग के केस में, लैंड के केस में नहीं लाते। तो 1.5 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने अरसे के लिए आपने दिया, कितने मंथ्स के लिए? जुलाई और अगस्त में नहीं था रेंट पे, सितंबर से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब 10 महीने के लिए, तो 15 लाख हो गया। लेकिन अगर फेयर मार्केट रेंट होगा तो उससे कंपेयर करेंगे, तो फेयर मार्केट रेंट जो है वो यहाँ एंड पे बताया हुआ है। तकी पेड 25,000 टू अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर विच डिटरमिन एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द प्लॉट एज 21,60,000। तो 21,60,000 अगर वैल्यू है साल की, 21,60,000 वैल्यू है साल की, तो आपके पास जो एक्चुअल रेंट है वो कितना आ रहा है? 1,50,000। 1,50,000। तो ये कैलकुलेशन बनाए कितनी बनती है? 18 लाख और 21,60,000। तो रेलेवेंट क्या है मेरे लिए फिर? 21,60,000। लेकिन मैंने रेंट पे दिया कितने हिस्से के लिए? 10 महीने के लिए। तो कितना बना? ठीक है जी, सही हो गया। तो 18 लाख हम बना देंगे रेंट। सो ये रेंट आ गया जी 18 लाख, सिंपल। तो ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स
ओके जी। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए। एक्सपेंसेस में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। रिपेयर अलाउंस लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में होता है। और कौन से एक्सपेंसेस है यहाँ पे? ग्राउंड रेंट, यस दिस विल बी एज एन एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको एक्सपेंस लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ, पेड और पेबल दोनों होता है। इंश्योरेंस के साथ क्या लिखा हुआ है? ये सिर्फ बिल्डिंग की इंश्योरेंस एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होती है, सो इसको आप एक्सपेंस के तौर पे नहीं लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद रेंट कलेक्शन चार्जेस है, इसमें एक लिमिट होती है 6% की। ओके, दिस इज इट अबाउट द क्वेश्चन। अच्छा, अब देखें होगा ये। हाँ नहीं, सुनिए सुनिए, हम करेंगे जो आपके अभी जो आपने टेस्ट सॉल्व किया है ना, क्योंकि ये चीजें मैं कभी भी इतनी तवज्जो से आपने सुननी नहीं थी। आपने सो जाना था, आपने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी पे निकल जाना था, अपने मसाइल हल करने आप पहुंचे होते, मैं यहाँ सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। अब होगा ये कि जो आपने सॉल्व सोल्यूशन मुझे दिया है उसको मैं 100 में से 75 वेटेज दूंगा, और आप इस सोल्यूशन को देखने के बाद बगैर इसको देखे जरा क्वेश्चन को सामने रख के इसको सॉल्व करेंगे और मुझे दोबारा डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे अपना सोल्यूशन। ठीक है जी? एंड आई रीचेक इट, जिसका 25% वेटेज होगा 100 में, तो उसमें जो स्कोर आएगा उसको 25% करके, और जो एक्चुअल आपका स्कोर है उसको 75% करके, वो आपका टॉट का स्कोर बनेगा। ठीक है? तो अब इन चीजों को जरा इसको रिवाइज करना है आपने, कॉन्सेप्ट को बेसिकली, और फिर उस कैलकुलेशन के ऊपर अपना जरा हाथ ग्रिप पक्की करनी है कि उसको आप कैसे नाचते हैं। ये एक थ्योरेटिकल एरिया था, ये तो सिंपली 5 चीजें आपने बतानी है। तो ये तो इधर स्लाइड इसके ऊपर दी हुई है कि कौन सी कंडीशंस आपने पूरी करनी है, तो ये हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।